गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं भाई। रैपिड रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। पेज नंबर 1 पे आ जाना, जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ट्राई करेंगे पूरा 1 घंटे के अंदर इसको पूरा ढंग से रिवाइज कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से। हमने देखा इन मॉडर्न वर्ल्ड हर गवर्नमेंट का एम क्या है, हर गवर्नमेंट का एम क्या है, हर गवर्नमेंट का एम क्या है भाई, क्या एम है? मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। उसके लिए वो 3 तरह की एक्टिविटीज करते हैं। कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर। ठीक है, अब इन सबको करने के लिए खूब खर्चा लगेगा, इन सबको करने के लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर लगेगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह रिक्वायर्ड है। उसके लिए कौन सी चीज आती है? बजट। फिर आते हैं बजट क्या होता है, हमारे को कौन से मतलब है? गवर्नमेंट बजट से। तो गवर्नमेंट बजट क्या है सर? एक एनुअल स्टेटमेंट है जो शो करता है आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक बात आई एनुअल स्टेटमेंट, मतलब साल में एक बार आता है। ठीक है, फिर एक और वर्ड आया कौन सा? एस्टिमेट, यानी दीज आर नॉट फाइनल फिगर्स, दीज आर एक्सपेक्टेड एस्टिमेट कि इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 बातें और बताई। बजट क्या बताता है कि सरकार साल भर में कहां से उसको इनफ्लो होगा मनी का, बोले तो रिसिप्ट, और सरकार का कहां कहां पर एक्सपेंडिचर होगा, बोले सरकार की जेब से कहां कहां पैसा जाएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। और एक और बात आई कौन सी? फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर बोले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, फिर हमने देखा देश में 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हर गवर्नमेंट अपना बजट निकालती होगी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियसली हमारे को कौन से बजट से मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जिसके बजट को क्या कहते हैं? यूनियन बजट। कब आता है बजट? हर साल सर, हर साल 1 फरवरी को आता है। फाइनेंस मिनिस्टर आके पार्लियामेंट में बोलता है। ठीक है, लेकिन इज इट कंपल्सरी टू रिप्रेजेंट ऑन 1 फेब? नो सर, बट बाय कन्वेंशन 1 फेब को हो रहा है। बजट से 2 बातें पता चलती है। कौन सी 2 बातें? कि आने वाले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कहां कहां पे एक्सपेंडिचर करेगी और क्या क्या करने वाली है, प्लस उसका प्रेजेंट जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसके अंदर उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, चलिए फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो इस बजट के थ्रू वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं बजट के? 7। कितने ऑब्जेक्टिव्स है बजट के? 7, जिसकी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई भी थी। कौन सी? घर पे वेड। याद है क्या? याद है क्या? ठीक है, घर पे वेड। जी से क्या था? जी से क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। ए से कुछ था क्या? नहीं सर। आर से रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पी से पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ई से इकोनॉमिक जनरेशन। डब्ल्यू से रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, डब्ल्यू फॉर वेल्थ। एक और ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और डी से डिस्पैरिटी वाला रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो ये 7 मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी। ठीक है क्या? ऐसे 7 ऑब्जेक्टिव थे। तो सबसे पहले आते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का एम है रिसोर्सेस को रीअलोकेट करते हुए 2 चीजें अचीव करे। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और पब्लिक वेलफेयर। वो 2 तरीके से करती है, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, और दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज में क्या है? गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को प्रमोट करना चाहती है, जैसे खादी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वहां पर रिबेट्स दे देती है, टैक्स कंसेशंस दे देती है और सब्सिडीज दे देती है। और दूसरी चीजें हार्मफुल गुड्स जो तुम लोग लेते हो उसको कम करने के लिए उधर टैक्स बढ़ा देती है। इसलिए हमने वो मीम भी देखा था। कौन सा मीम? जो मैंने डाला भी है इसके अंदर, अल्कोहल इंडियन इकोनॉमी को सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है। तो हेवी टैक्सेस से उसको उधर रिसिप्ट मिल जाती है और उधर से वो सब्सिडीज और रिबेट्स दे देता है। ठीक है, दूसरा बोला डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या बात बोली? इसके अंदर सर ये बात बोली कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो ऑब्वियसली वहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, लेकिन सर उनको करना तो जरूरी है फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो वो वाले एंटरप्राइजेस को भी सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। वो क्या करने वाला है? वो बजट के थ्रू एलोकेट होती है, जैसे पब्लिक पार्क्स वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नेशनल डिफेंस वगैरह, इन सब को मेंटेन करना। सेकंड आया रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब क्या बोला सर? हर कंट्री में रिच लोग हैं और
पुअर लोग हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनका ये जो गैप है ये कम हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि रिच जो है उनकी इनकम पर टैक्स लगाती है दबाकर, और उस टैक्स से जो उनको इनकम मिल रही है गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट हो रहा है वो पुअर लोगों को फ्री में चीजें देती है। जैसे सरकार ने आपकी इनकम पर टैक्स लगाया, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिला, उससे गवर्नमेंट क्या करती है फ्री में पुअर लोगों को स्कीम्स देती है, जैसे उज्ज्वला योजना, फ्री एलपीजी वाला, बामाशाह बीपीएल वाली योजना। तो इससे क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तीसरा आया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसको ध्यान से देखना कि भाई हर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। तो दो बातें बोली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, एक तो इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सर जब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। प्राइस लेवल कब इंक्रीज हो जाता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट दो चीजें करती है, दो चीजें करेगी, एक तो अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्स बढ़ा देगी। क्या बोला, आपके पास खूब सारा पैसा है, तो उसकी आपकी परचेसिंग पावर कम करने के लिए जो फ्री में एक्सपेंडिचर कर रही थी वो कम कर देगी, तो आपके पास चीजें फ्री में मिलना बंद हो गई, थोड़ा पैसा आपका कम हुआ, प्लस आपकी इनकम पर टैक्सेस बढ़ा देगी। तो आपकी इनकम टैक्सेस बढ़ रही है तो आपकी परचेसिंग पावर फिर कम हो रही है। तो अगर नेशन वाइड सबकी परचेसिंग पावर कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन से तरह के बजट में होता है, सरप्लस बजट। ठीक है, क्या समझ आई बात। चलिए अगला आया डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हाल खराब हो रखे हैं, इस चक्कर में पूरी डिमांड गिर रखी है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या चाहता है कि लोगों के पास पैसा पहुंचे और लोगों को वापस डिमांड करना स्टार्ट करें। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है और टैक्स को डिक्रीज कर देती है। एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है और टैक्स को डिक्रीज कर देती है। इस तरह के बजट को क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। अच्छा, इसका वो एग्जांपल और है, कौन सा, कि ये गवर्नमेंट ने कब किया था, कोविड के दौरान किया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई थी बजट के अंदर, 20,000 करोड़ राहत पैकेज, राइट। तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, उससे क्या करी थी गवर्नमेंट कि अपन लोगों के पास पैसा पहुंचे, रोटेशन स्टार्ट हो, तो अपन डिमांड करना वापस स्टार्ट कर देंगे। समझ आया क्या। चलिए इसके बाद आया फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। भाई गवर्नमेंट की खुद की भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, रेलवे, एलआईसी वगैरह, ये सब आपने सुना होगा। तो इन सबको भी फंडिंग की तो जरूरत होती है, क्योंकि इनका सीधा जो ये कमाते हैं वो सीधा पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो इनको वापस पैसा तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो फंडिंग भी कहां से एलोकेट होती है, बजट के थ्रू। आपने कितनी बार सुना होगा कि रेलवे को इतना बजट के अंदर मिला, कितना मिला, 1,40,237 करोड़, 1,40,237 करोड़। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेलवे को अलोकेट किया अपने बजट में। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर अगला आया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इधर एक सीधी सबसे फर्स्ट लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सीधा क्वेश्चन उठता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन कंट्री। रियल जीडीपी मतलब वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। जीडीपी क्या होता है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी सर, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या करना चाह रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज करना चाह रही है, जीडीपी बढ़ा के। अब जीडीपी कैसे बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसके लिए गवर्नमेंट दो चीजें करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए जीडीपी बढ़ाना चाह रही है और जीडीपी बढ़ाने के लिए दो चीजें करती है। कौन सी दो चीजें करती है, एक तो आपको टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव्स देगी जिससे आप वो काम करो, राइट। अब आप वो काम करोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। याद करो मैंने मेरे दोस्त वाला एग्जांपल दिया था कि उसने 18 लाख की मशीन ली थी, 8 लाख सरकार ने उसको सब्सिडी दी, तो ऑब्वियसली फिर उसने वो काम किया, वो प्रोडक्शन होता है। दूसरा सरकार क्या करेगी, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ऑब्वियसली फिर उधर के जगह पे बिजनेस करना इजी हो जाएगा, तो इसके थ्रू जीडीपी बढ़ेगी। पर ये बात, एक बात बोली कि ऐसे एक्सपेंडिचर करे जा रहे हैं, तो दो चीजें देख लें कि एक तो पहले से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ना हो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है और इसके बाद आपने फ्री में और एक्सपेंडिचर कर दिया तो ये वाली सिचुएशन में ये वाला काम कर दिया तो ये और लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात बोलिए कि जब ये एक्सपेंडिचर कर रहे तो लोन ले रहे होंगे, तो लोन की रेट देख ले, पता चला, वरना क्या हो जाएगा, डेब्ट ट्रैप के अंदर आप फंस जाओगे। ठीक है, सिक्स्थ आया रिड्यूसिंग रीजनल
डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि एक जगह तो ऐसी जबरदस्त, एक जगह बिल्कुल ही बेकार, राइट। जैसे अपन ने इधर राजस्थान का एग्जांपल लिया था कि एक जयपुर जाते हैं ऐसा लगता है ओहो कहीं आ रखे हैं, और एक फिर अजमेर आते ही पता पड़ जाता है अजमेर आ गए स्पीड ब्रेकरों से और खड्डों से, है ना। तो ये क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहता है कि ऐसा ना हो, कि भाई ऐसा ना हो कि एक जगह तो जोरदार एक जगह बिल्कुल खराब, इक्वालिटी रहनी चाहिए, डिस्पैरिटीज जो है वो कम होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, जो बैकवर्ड रीजन्स है वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह डालता है, जिससे क्या कर रहा है उधर भी वहां के भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहां पे जाके लोग बाग बिजनेस करे, तो वहां पे बिजनेसेस होंगे एसईजीज की वगैरह, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उस रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ आया क्या? ठीक है। अब इसमें लास्ट आया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है, दो तरीके से करती है, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा। कैसे, अजमेर में ब्रिज बन रहा है, राइट, अब ब्रिज बन रहा है तो ऑब्वियसली उधर से लोगों को, लेबर को काम मिला, इंप्लॉयमेंट मिला। इसके अलावा सीमेंट सरिया वाले जो भी बिजनेसेस हैं उनको उधर से काम मिला, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उनकी फैक्ट्रीज में भी इंप्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। एक तो ये तरीका। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स लेके आती है सीधा से, ये वाली प्रधानमंत्री मनरेगा वाली और SJSRY PMRY, ये सारी स्कीम्स लाती है जो होती किसके लिए, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। समझ आया? तो 7 ऑब्जेक्टिव्स है, कितने, 7, ठीक है। G वॉज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, G फॉर ग्रोथ। ए से कुछ नहीं है इसलिए स्मॉल में लेगा, आर से रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पी से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ ये वाला था। डब्ल्यू से रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, डब्ल्यू से वेल्थ, ठीक है। ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डी से रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। समझ आ गया? चलें आगे, चलिए अब याद रहेंगे 7 ऑब्जेक्टिव्स। चलो आ जाओ, अब आ जाओ सीधा आ जाओ अब किस पर, कंपोनेंट्स ऑफ बजट पे। तो बजट के 2 कंपोनेंट है भाई, कितने कंपोनेंट्स है बजट के, 2, एक रेवेन्यू पोर्शन है और एक कैपिटल पोर्शन। रेवेन्यू बोले तो रिसिप्ट्स और कैपिटल बोले तो, सॉरी, रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल पोर्शन बोले तो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सीधी सी बात ये बोली कि बजट के 2 पोर्शन है, एक रिसिप्ट वाला और एक एक्सपेंडिचर वाला। रिसिप्ट के अंदर भी 2 है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, और एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में बाद में आएंगे, पहले हम रिसिप्ट्स पर आते हैं। तो हमने देखा रिसिप्ट्स 2 तरह की हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, सबसे पहले समझते हैं किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को। तो क्या बोला, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। अच्छा एक बात ये समझिए पहले, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर समझिए। रिसिप्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास इनफ्लो हुआ है किसका, मनी का, कमाया नहीं कमाया उससे बात नहीं है। रिसिप्ट का मतलब क्या है, इनफ्लो हुआ है मनी का। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आउटफ्लो हुआ है मनी का, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, रिसिप्ट 2 तरह की है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट सर एक ऐसी रिसिप्ट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। तो व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सर एनी रिसिप्ट जिसकी वजह से नाइदर इंक्रीजेस liability of the government nor reduces any asset of the government। क्या मतलब कि सर कोई ऐसी चीज रिसिप्ट जिससे ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए एंड ना ही गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होना चाहिए। बीच में वर्ड कौन सा है, नॉर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन होनी सेटिस्फाई जरूरी है तो ही रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। सीधी सी बात समझिए, नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटी। समझिए सरकार ने बोरोइंग्स करी, सरकार ने मान लो 1 करोड़ का लोन लिया, 1 लाख करोड़ का लोन लिया। अब 1 लाख करोड़ का लोन लिया तो पैसा आया सरकार के पास, तो रिसिप्ट तो है। लेकिन अगर जब लोन आया तो फ्री में आया क्या, नहीं सर, लोन लिया उधार लिया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या वो
रेवेन्यू रिसिप्ट होगा क्या? नहीं है। ठीक है, दूसरी बात एक और क्या बोली, रिड्यूसेस, नाइदर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब समझिए, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, प्रॉपर्टी बेच दी, एलआईसी बेच रहा है, मान लो सरकार एलआईसी बेच रहा है, उसको 10 लाख करोड़ मिल रहे हैं। अब एसेट बेच रहे हैं और 10 लाख करोड़ मिल रहे हैं, 10 लाख करोड़ मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो रिसिप्ट तो हो गया। लेकिन जब एलआईसी बेच रहा है सरकार, तो एलआईसी सरकार का क्या है? एसेट है। तो सरकार का क्या एसेट रिड्यूस हो रहा है क्या? यस सर। तो इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। समझ आया क्या? तो अब आई बात फिर सर क्या होगा? तो दो बातें बताइए, एक तो टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स क्यों? क्योंकि जब भी सरकार आपसे टैक्स ले रहा है तो सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट तो हो रही है। लेकिन सरकार की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं। क्या टैक्स की वजह से सरकार का कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है क्या? नो सर। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? टैक्स वाली बात आई। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरीके से है सर, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ आई ये बात? बोलिए। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं टैक्स क्या है। टैक्स क्या है? एक पेमेंट है, एक चार्ज है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, आइदर ऑन आवर इनकम और ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज वी परचेज्ड और वी यूज्ड। दो बातें बोली टैक्स के लिए सर, दो बातें हैं टैक्स में की। टैक्स एक तो क्या है? यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट है, प्लस दूसरा इससे आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न नहीं मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न नहीं मिलेगा मतलब सर कि मैंने टैक्स दिया, मान लो मोदी जी को मैंने बोला, मैंने मोदी जी 2 करोड़ का टैक्स दिया, मेरे घर के आगे 4 लेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब दिया है तो दिया भाई, कमाया है इसलिए दिया, तो मेरे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं किसी का भी बोल दूं मेरे चाचा विधायक है ये हैं, लेकिन मुझे टैक्स का कंपलसरी पेमेंट देना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई टैक्स इज व्हाट इट इज अ यूनिलेटरल कंपलसरी वन साइडेड पेमेंट। समझ आया क्या? चलिए, अब इसमें एक और बात आई कि टैक्स दो तरीके के होते हैं। क्या बोला सर? ये जो टैक्स है ये दो तरीके के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये बोला टैक्स दो तरह का है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अब सीधी सी बात बोली सर कैसे पता करेंगे कोई टैक्स डायरेक्ट है या कोई टैक्स इनडायरेक्ट है? तो सीधी सी बात बोली, दो चीजें देखेंगे। कौन सी दो चीजें देखेंगे? इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। इंपैक्ट का मतलब क्या है? सरकार को लाइबल कौन है? हु इज लाइबल टू पे द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, कि सरकार को कौन लाकर देगा। इंसिडेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल बर्डन। एक्चुअल बर्डन मतलब समझिए, इंपैक्ट का मतलब यह है कि सरकार को टैक्स जमा कौन कराएगा, ठीक है। और इंसिडेंस का मतलब यह है किसकी जेब खाली हो रही है, मतलब एक्चुअल में किसकी जेब से पैसा टैक्स का जा रहा है। अब सुनिए क्या बोला, अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस इफ इट इज ऑन द सेम पर्सन तो वो टैक्स क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इसलिए क्या बोला कि सर ये जब टैक्स देते हैं तो क्या होता है? दर्द होता है। क्यों? 1 करोड़ कमाए 30%, 30 लाख मोदी जी के। अरे आप बोल रहे सर 1 करोड़ भी तो कमाए, अरे जब कमाओगे तब 30 लाख ऐसे जाएंगे साइड से, तो बहुत दुख होगा। इसलिए क्या बोला, ये डायरेक्ट है, सीधा डायरेक्ट दिल को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर इंपैक्ट एंड इंसिडेंस किस पर है? सेम पर्सन पे। कहने का मतलब यहां पर सर बर्डन शिफ्ट हो सकता है क्या? नो सर, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अच्छा, दिस टैक्स इज व्हाट सर? दिस टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेसिव इन नेचर? सीधी सी मतलब यह है प्रोग्रेसिव का कि जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा। तो मतलब आपका प्रोग्रेस हो रहा है तो मोदी जी को भी टैक्स ज्यादा मिल रहा है। यही है सबका साथ सबका विकास, ठीक है क्या? इसलिए इसको क्या बोला? प्रोग्रेसिव इन नेचर। समझ आया क्या? 2-3 बातें हैं कि इंपैक्ट इंसिडेंस सेम पर है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये किस पे लगता है? आपकी इनकम पे, प्रॉपर्टी पर, ठीक है क्या? चलिए फिर अगला आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या बोला, जब ये इंपैक्ट और इंसिडेंस, ये इंपैक्ट और इंसिडेंस किस पर है? डिफरेंट पर्सन पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब किसी और की जेब से पैसा जा रहा है और जमा सरकार को कोई और करा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब यहां पर बर्डन शिफ्ट हो सकता है, यहां पे बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है क्या? यहां पे बर्डन कैन बी
शिफ्टेड। एक और बात बोली, ये टैक्स क्या है सर? ये टैक्स है रिग्रेसिव इन नेचर, और एक और चीज प्रोपोर्शनल इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब ये है सर कि यहां पर हो क्या रहा है कि इसमें इस टैक्स पे सबके लिए सेम है, राइट? अगर आप 10 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदो तो आप भी सेम टैक्स का अमाउंट दोगे, अंबानी जी भी खरीदे 10 रुपए की डेयरी मिल्क तो वो भी सेम ही अमाउंट देंगे। तो कहने का मतलब ये है, व्हाई दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर? बिकॉज इट हैज अ ह्यूज बर्डन ऑन द इनकम ऑफ पुअर। ठीक है क्या? इसलिए ये क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। जीएसटी वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ठीक है क्या? तो डायरेक्ट टैक्स क्या है सर? इंपैक्ट इंसिडेंट सेम पर्सन पर, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम पे लगता है। यहां पे सर इंपैक्ट इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल इन नेचर, प्लस दिस इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर पे लगता है। समझ आया? चलिए, हमने डायरेक्ट टैक्स भी कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स भी कर लिया है। ठीक है, अब आ जाइए नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है सर? बाकी सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच आर अदर देन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है क्या? तो सबसे पहले इसमें आया इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने मान लो उधार दिया, एक तो गवर्नमेंट बोरो करती है, अब मान लो यहां पे गवर्नमेंट ने लोन दिया, तो गवर्नमेंट ने लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आया? चलिए, अगला आया प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो भाई सीधी सी बात बोली, गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज है, भेल सेल वगैरह ये सब, तो उससे गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाता है। दूसरा, गवर्नमेंट भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो उसके बदले डिविडेंड सरकार को मिलता है। तीसरा आया फीस। तो तीसरा बात फीस में बोला कि अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना फीस देना पड़ता है, जैसे कोर्ट की फीस और कॉलेज की फीस, ये सब देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट कंपल्सरी ऑन एवरीवन, इट विल बी लेविड ओनली ऑन दोज पीपल हु आर यूजिंग दैट सर्विस। ठीक है? फिर फोर्थ आया लाइसेंस फी। व्हाट इज लाइसेंस फी? अगर आप कुछ ऐसे काम करते हो जिसमें परमिट वगैरह की जरूरत है तो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट से फीस लेनी पड़ेगी। ठीक है क्या? मान लो दक्ष को गोली बंदूक रखनी है, मिर्जापुर वगैरह देखी तो दक्ष बोले मैं भी कालीन ब्याह की जगह वो रखूंगा, तो ऐसे नहीं रख सकता, गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। भवार्थ का मन हुआ कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर अल्कोहल भी सर्व करूंगा, बोले कमाई सर वहीं पर है, तो ये ऐसे नहीं इसका मन किया तो ऐसे बेच देगा, तो भाई इसको भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये परमिशन वाली चीजों के लिए भी फी देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लाइसेंस फी। फिर फिफ्थ आया फाइन्स एंड पेनल्टीज। व्हाट आर फाइनेंस पेनल्टीज? कि अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो लॉ ब्रेक करने पर गवर्नमेंट आपको फाइन एंड पेनल्टी चार्ज करती है। फिर आया एस चीट। अब एस चीट क्या है कि भाई किसी की सर प्रॉपर्टी थी, वो चल गया, ही वॉज ऑल अलोन लाइक यू, राइट? तो वो चल गया, उसका कोई नहीं था, कोई लीगल एड नहीं था, ना ही उसने कोई विल लिखी, तो जब किसी की प्रॉपर्टी किसी की नहीं तो वो सरकार की, तो दैट इज एस चीट। फिर आया गिफ्ट एंड ग्रांट। अब गिफ्ट एंड ग्रांट क्या है कि गवर्नमेंट को किसी ने, कोई भाई बड़ा ही दिल वाला था तो उसने गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे दिए, गिफ्ट्स दे दिए। जनरली ये कब होता है? नेशनल क्राइसिस में, वॉर वगैरह, जैसे अभी श्रीलंका को दे रहे हैं, जैसे कोविड में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने गवर्नमेंट्स को दिए थे, रिलायंस ने दिया था, टाटा ने दिया था, अक्षय कुमार ने 50 करोड़ 30 करोड़ कुछ रुपए दिए थे। तो दीज आर व्हाट? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। फिर आया फोरफीचर। नाउ फोरफीचर इज आल्सो अ पेनल्टी, लेकिन ये कौन सी पेनल्टी है? गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑर्डर दिया या आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उस पे जो पेनल्टी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? फोरफीचर। अब अगला आया स्पेशल असेसमेंट। लास्ट जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने आप जहां भी रहते हो या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके उधर कोई जबरदस्त डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया, उससे आपकी प्रॉपर्टी एक रातों रात जोरदार हो गई, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर आपसे एक एक्सपेंडिचर चार्ज करती है वन टाइम, जिसको हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। कि आपके उधर मेट्रो वेट्रो बन गई तो उससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए एक बात और रह गई कि दीज आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। समझ आया क्या? चलिए, अब अगला आ जाओ, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अगला आ जाओ, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है सर? ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आइदर इट विल इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और एसेट रिड्यूस होगा। यहां पे वर्ड क्या आया?
और, यानी दोनों में से एक कंडीशन भी होगा तो चलेगा, राइट। इसलिए क्या बोला, इस ये चार तरीके से हो सकता है, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड स्मॉल सेविंग्स। क्या स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। ये चार तरीके से होता है। व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, वापस देखिए सर, ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से या तो सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज होगी या एसेट रिड्यूस होगा। ये चार तरीके से होता है सर, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। अब बोरोइंग्स देखते हैं। गवर्नमेंट ने मान लीजिए किसी से लोन लिया, तो लोन लिया तो वापस पैसा चुकाना पड़ेगा, लोन लिया तो रिसिप्ट तो हुई, लेकिन लायबिलिटी भी साथ में इंक्रीज हो गई, राइट। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन। अब यहां पे तो सरकार ने लोन लिया था, यहां पे मान लीजिए सरकार ने किसी को लोन दिया था। अब समझिए, जब मैं लोन लेता हूं तो मेरी लायबिलिटी साइड पे आएगा, लेकिन जब मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरी एसेट साइड में आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस सुना हो तो आपने, तो गवर्नमेंट का ऐसे लोन था एसेट साइड पे, अब पैसा अगर रिकवर हो गया तो एसेट कम हो गया, इसलिए रिकवरी ऑफ लोन विल आल्सो कम अंडर कैपिटल एसेट्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि सरकार ने अपना एसेट को कहीं बेचा और उसके बदले सरकार को पैसा मिला। अब एसेट बेचा तो रिड्यूस हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जांपल वो एयर इंडिया, अभी किसको दे दिया, टाटा को। समझ आया क्या, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स क्या है, अब स्मॉल सेविंग्स क्या है कि गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, एनएससी जैसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र वगैरह सारी सर्विस लाती है, जिसके अंदर हम जैसे लोग स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमारी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं। अब हम लोग सरकार को स्मॉल सेविंग्स दे रहे हैं, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब गवर्नमेंट हमारा मना कर देंगे गवर्नमेंट को कि जाओ देश का भला करो, नहीं ना, हम गवर्नमेंट से थोड़े टाइम बाद विद इंटरेस्ट वापस लेंगे। तो इसलिए ये क्या करती है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज कर देती है। समझ आया क्या कैपिटल रिसिप्ट्स, बोलिए बोलिए। चलिए, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है सर, ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो ना ही तो सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज करती है ना ही एसेट रिड्यूस करती है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है सर, जो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या एसेट रिड्यूस कर देगी। समझ आएगा। चलिए, अब आ जाते हैं सीधा एक्सपेंडिचर पे। हमने रिसिप्ट पोर्शन देख लिया, हमने स्टार्टिंग में देखा था रिसिप्ट पोर्शन एंड एक्सपेंडिचर पोर्शन है। अब एक बात देखिए, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, अभी से ही वापस आएगी ये बात आगे कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट से एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, कैपिटल रिसिप्ट से लेकिन एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, चलिए, अब रिसिप्ट हो गया, अब आते हैं एक्सपेंडिचर पर। तो एक्सपेंडिचर भी बोला दो तरीके से है, रेवेन्यू और कैपिटल। अब सबसे पहले आया कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है सर, जो नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब सर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिससे सरकार का ना तो एसेट इंक्रीज हो रहा है ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब रेवेन्यू वर्ड आ गया, उधर भी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में एक बात देखी थी, रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया सर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार रोज करती है। रोज करती है मतलब इट इज फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग, राइट, नॉर्मल फंक्शनिंग। अब समझिए, सरकार ने अगर मेट्रो बना दिया, मैंने क्या बोला, सरकार ने मेट्रो बनाया, मेट्रो बनाया तो पैसे लगे, पैसे लगे यानी एक्सपेंडिचर है, लेकिन मेट्रो भी तो बन गई तो एसेट बन गया। अब एसेट बन गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा क्या, नहीं सर, क्योंकि हमने बोला एसेट बनना नहीं चाहिए। अब समझिए, सरकार ने लोन ले रखा था, बोरिंग्स थी, वो सरकार ने बोरिंग्स रीपे कर दी। बोरिंग्स ले रखी थी, बोरिंग्स रीपे कर दी, रीपे कर दी तो एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन बोरिंग्स रीपे कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई। अब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा क्या, नहीं सर। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या दिए, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह, जो उसके रोज के खर्चे हैं, ग्रांट्स वगैरह देना। समझ आया क्या। चलिए, अगला आया क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट क्रिएट करेगा
या लायबिलिटी कम करेगा, राइट। ये वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये सरकार का कैपिटल स्टॉक बढ़ाते हैं और देश की जीडीपी में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे सीधा सी बात बोली कि मेट्रो बनाया तो एसेट बन गया, खर्चा हुआ। बोरोइंग्स रीपे कर दी तो एक्सपेंडिचर तो हुआ, लेकिन रीपे करने से लायबिलिटी भी कम हो गई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हुआ। समझ आई क्या बात? तो सीधी सी बात बोली, कैसे पता करेंगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो सीधी सी बात बोली कि अगर उस एक्सपेंडिचर से एसेट बन रहा है या लायबिलिटी कम हो रही तो कैपिटल, और अगर उस एक्सपेंडिचर से ना ही एसेट बन रहा है ना ही लायबिलिटी कम हो रही तो रेवेन्यू। क्या आपने यहाँ पे भी एक बात देखी? कौन सी बात देखी? कि सर कैपिटल वाली जगह पे एसेट पे लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, रेवेन्यू वाली बात पर एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो एक बार मैं जल्दी से रिसिप्ट वाला क्वेश्चन वापस लिखता हूं, एक्सपेंडिचर वाला तो लिखा ही है, रिसिप्ट वाला। रिसिप्ट भी दो तरीके से है क्या भाई? यस सर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है सर? जो ना तो एसेट डिक्रीज करेगी ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। कैपिटल रिसिप्ट क्या है सर? जो या तो एसेट रिड्यूस करेगी या लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो आप देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट पर एसेट लायबिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे एसेट लायबिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है। एसेट लायबिलिटी का इंपैक्ट केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट पे। अब अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में सारी चीजें एक साथ आएगी, तो कैसे पता करोगे कि क्या है? तो समझिए, 2 मिनट में आपको वापस बता रहा हूं जो मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या पता करोगे? रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है? रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है? बोले तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? समझिए, अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट है, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर है। सबसे फर्स्ट स्टेप विल बी ascertaining whether it is a receipt or expenditure। अब आपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देख लिया, अब अगला स्टेप क्या होगा? आप ये देखोगे उसका इंपैक्ट है क्या एसेट लायबिलिटी पर, उसका इंपैक्ट है क्या एसेट लायबिलिटी पर। अगर उसका इंपैक्ट है एसेट लायबिलिटी पे तो वो कैपिटल बन जाएगा। समझिए, सबसे पहले आप देखोगे रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या देखोगे? एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट है क्या। अब समझिए, अगर आपने पता किया कि पहली वाली चीज रिसिप्ट है, अब अगला स्टेप में आप क्या देखोगे? रिसिप्ट है मतलब पैसा मिला, तो स्टेप 2 में आप क्या देखोगे कि क्या उससे एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट हुआ क्या। अगर एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट हुआ तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। सेम अगर एक्सपेंडिचर गया, पैसा गया, सब आपने असरटेन किया कि सर ये तो एक्सपेंडिचर है, तो स्टेप 2 में आप क्या देखोगे? क्या उस एक्सपेंडिचर से एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है? आया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं आया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बात? बोलिए, चलिए आ जाइए। टाइप्स ऑफ बजट्स, 3 तरह के बजट्स होते हैं, राइट? 3 तरह के बजट होते हैं, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। तो बैलेंस बजट, इन सब सारे बजट्स को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसिप्ट से। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट तो वो बजट कौन सा हो गया? बैलेंस बजट। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट का रिसिप्ट, डेफिसिट बजट। और गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरप्लस बजट। ठीक है, अब आपको ही पता है क्या जनरली सरप्लस बजट होता होगा? नहीं, ऑब्वियसली जनरली क्या होता है? डेफिसिट होता है। तो जनरली हमेशा क्या होता है? बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब है? सिर्फ इसका सीधा सा मतलब यह है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स या गवर्नमेंट की रेवेन्यू। सीधी सी बात, सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है। अब डेफिसिट 3 तरीके के बताए, डेफिसिट 3 तरह के बताए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पर। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हम यहां पर सरकार का केवल रेवेन्यू वाला पोर्शन देख रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सर ये हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू
रिसिप्ट। सीधे सा इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। की सरकार के जो रोज के खर्चे हैं वो सरकार की रोज की कमाई से ज्यादा है। करेक्ट। इन शॉर्ट दिस इज शोइंग व्हाट, कि सरकार इनेबल है टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर। अब इससे होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट से एक और इंप्लीकेशन क्या है कि सरकार को खर्चे रोज के तो करने ही पड़ेंगे, तो वो खुद तो नहीं कमा रही, लेकिन जहां से दूसरे सेक्टर्स कमा रहे हैं उनसे पैसे ले रही है, तो एक ये हुआ डिसेविंग। दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, सुनना, अब रेवेन्यू डेफिसिट है तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ये डेफिसिट ज्यादा है, तो इसको मीट कैसे करती है रेवेन्यू डेफिसिट को, बोरो करके। मैंने क्या बोला, रेवेन्यू डेफिसिट को सरकार क्या कर रही है, बोरो कर रही है, मतलब डेफिसिट तो मीट करना पड़ेगा, पैसा नहीं है तो उधार ले रही है। अब बोरो कर रही है तो पैसा आ रहा है रिसिप्ट, पर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है क्या, यस, तो कैपिटल रिसिप्ट। इन शॉर्ट कहना है इसे, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट भी बढ़ रहा है। और आप सबको पता है जब भी बोरो करते हैं तो साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर है। कैपिटल या रेवेन्यू, रेवेन्यू। तो इन शॉर्ट सर, रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज कर रही है, उसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर फ्यूचर में ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज है तो रेवेन्यू डेफिसिट वापस हो जाएगा। समझ आया क्या, ठीक है। इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी, नो सर, इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। कैसे कम कर सकते हैं सर, दो तरीके बताए। क्या बोला मैंने, कैसे कम कर सकते हैं सर, दो तरीके बताए, कि या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे या सरकार अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर दे। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करती है, टैक्सेस वगैरह ये सब इंक्रीज करके, और एक्सपेंडिचर कैसे, जो फ्री वाली स्कीम्स है उनको बंद कर दे। समझ आया क्या, चलिए अगला आया फिस्कल डेफिसिट। अगला आया कौन सा, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट में तो आपने केवल रेवेन्यू पोर्शन को देखा था, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है बजट का। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब सरकार की सारी रिसिप्ट्स, लेकिन हम इसके अंदर बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन हम यहां पर बोरोइंग्स को काउंट नहीं कर रहे। इन शॉर्ट वी आर ओनली काउंटिंग नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ सर ये जो भी फिगर आएगा फिस्कल डेफिसिट का, ये क्या शो करेगा सर, ये शो करेगा कि गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट क्या है। समझ आया क्या, ये क्या इंडिकेट करेगा, सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है, कि सरकार, इन शॉर्ट ये एक और बात बताएगा कि सरकार कितना खर्चा कर रही है बियॉन्ड इट्स मींस। अब देखिए यहाँ पे आपने उधार हटा दिया, इसके अलावा तो सारी रिसिप्ट्स ली है, सारी रिसिप्ट्स मतलब जो सरकार ने कमाई है वो हो गई बोरिंग्स के अलावा, वो खुद के दम पे हुआ, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए सरकार को उधार लेना पड़ रहा है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर तो कर ही रही है। इसलिए क्या बताया फिस्कल डेफिसिट, दो बातें बता रहा है, एक तो सरकार की कितनी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स है, दूसरा सरकार को कितना खर्चा करना पड़ रहा है बियॉन्ड इट्स मींस, बियॉन्ड इट्स मींस। समझ आया क्या, चलिए फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इंप्लीकेशन है, फिस्कल डेफिसिट के सीधे से इंप्लीकेशन बताए। सबसे पहला डेब्ट ट्रैप, कि भाई सर लोन लेते हैं उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, फिर उसको चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, फिर उसको चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है। तो आप एक स्पाइरल के अंदर, एक ट्रैप के अंदर, जो आप लोगों ने बोला था सर जाल के अंदर फंस जाते हैं, राइट, तो दैट इज डेब्ट ट्रैप। सेकंड आया इन्फ्लेशन। अब दो चीजें होती है, सरकार फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए दो चीजें करती है, आइदर इट बोरो और आइदर इट गोज टू द आरबीआई फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब उस डेफिसिट फाइनेंसिंग से होता क्या है कि देश के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड आया फॉरेन डिपेंडेंस, कि भाई सीधी बात गवर्नमेंट कभी कभी बाहर की कंट्री से लोन लेती है, बाहर की कंट्री से लोन लेती है तो वो लोन दे देती है, तो उस कंट्री का पॉलिटिकल एजेंडा भी हमारे पर आ जाता है, तो फॉरेन डिपेंडेंस हो जाती है। इसका एग्जांपल श्रीलंका, चाइना वाला, ठीक है। फोर्थ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी ज्यादा होगा, और ये कॉमन सी बात है कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर
रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली इतना उधार ले रखा है तो आने वाली जनरेशन को तो पहले पुराना वाला उधार ही चुकाना है, तो उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। समझ आया? अब अगली बात बोली कि क्या फिस्कल डेफिसिट जीरो होगा तो चलेगा क्या? जीरो तो चलेगा, लेकिन मैनेजेबल क्या है? 3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, तो आपके फॉर्मुलाज याद होने जरूरी है। सबसे बेसिक फॉर्मुला तो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग नेट ऑफ बोरिंग। दूसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसके अलावा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। समझ आएगा? या माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अगर एग्जाम के अंदर सुनिए कभी केवल टोटल बोरिंग्स दे रखा है तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा? टोटल बोरिंग्स। समझ आया? चलिए, फिस्कल डेफिसिट क्या शो कर रहा था कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, इट इंडिकेट्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि सर गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर। चलिए, इसमें फिर अगली बात वापस आई जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि दो सोर्सेज है फिस्कल डेफिसिट के, वन इज बोरिंग, अनदर वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि सरकार आरबीआई के पास जा रही है और बोल रही है छापो, न्यू नोट छापो। ठीक है, आ जाइए लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अच्छा, पहली बात, ये फिस्कल डेफिसिट अभी हमने निकाला जो क्या इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट कितनी है। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन से हैं? सर अभी तक की गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स हो रखी है, अक्यूमुलेटेड जो बोरिंग्स है या अक्यूमुलेटेड जो डेब्ट्स है, प्रीवियस ईयर तक की जो बोरिंग्स है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ये बताता है। ठीक है क्या? तो सरकार की टोटल बोरिंग इतनी है, उसमें से पिछले साल तक का ब्याज कितना है उसको माइनस कर देंगे तो क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। इन शॉर्ट इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स कि गवर्नमेंट को अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? बोरो करना पड़ रहा है। समझ आया क्या? अब एक और बात बोली कि सीधी सी बात, अगर प्राइमरी डेफिसिट लो है या जीरो है तो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो उससे क्या पता चलेगा कि सरकार थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को केवल बोरिंग्स पुराने इंटरेस्ट की वजह से ही करनी पड़ रही है, सरकार का नया कोई डेफिसिट नहीं है, बाकी सब बैलेंस चल रहा है। फिर एक और बात बोली कि सर प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट? इट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। समझ आया आप सबको? हमने पूरे चैप्टर को पूरा वापस रिवाइज कर लिया है। बजट क्या होता है ये देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर बजट के कंपोनेंट्स देखे, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट देखा, दो तरीके से आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर एक्सपेंडिचर देगा, कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देगा, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट देगा। फिर हम एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन पे आए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देगा। अच्छा, एक चीज और देखी थी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले, इतनी सारी चीजें देखी थी। फिर हम डेफिसिट पे आए, पहले हमने देखे सॉरी कौन से तरह के बजट्स होते हैं, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। फिर हम डेफिसिट पे आए, तीन तरह के डेफिसिट देखे, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर हम आए फिस्कल डेफिसिट पे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग नेट ऑफ बोरिंग्स। और क्या क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, माइनस कर दो सर कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसके अलावा एक और क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। सर एग्जाम में अगर केवल बोरिंग्स दे रखी है तो बोरिंग्स इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। फिर हम आए प्राइमरी डेफिसिट पर, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। समझ आया? चलो, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे वापस ऐसे और रिविजन्स में। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे बता दिएगा। ठीक है, चलो।